हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स की फर्स्ट यूनिट थी जो कि इंटरफेरेंस थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट के जैसे ही काम आएगी। मतलब फर्स्ट यूनिट में जो लाइट वेव्स थी या साउंड वेव्स थी या किसी भी तरह की वेव्स थी उनका इंटरफेरेंस देखा था। अब यहाँ पे हम लोग उसका देखेंगे डिफ्रैक्शन। तो इस यूनिट का नाम है डिफ्रैक्शन। आप लोग 12th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो डिफ्रैक्शन के बारे में। अब यहाँ पे डीप स्टडी करेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन की। टॉपिक भी यहाँ पे यही रहेगा। पहले डिफ्रैक्शन देखिए क्या होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लाइट सोर्स रखा हुआ है, इससे ये लाइट यहाँ पर आई, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल रखा हुआ है। ऑब्स्टेकल का मतलब कोई भी रुकावट, ठीक है। अब वो रुकावट कैसी होगी, जैसे कि मान लो दो रूम है, एक रूम में यहाँ पे लाइट जल रही है और दूसरे रूम तक वो लाइट नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में ऑब्स्टेकल है, दीवार है। दीवार क्या काम कर रही है? ऑब्स्टेकल का काम कर रही है। वहीं अगर अपन लोग यहाँ पे कोई बल्ब लग रहा है, उसके यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दें तो क्या होगा, लाइट इस पर पड़ेगी, ये इसको रोक लेगा, पर ये थोड़ी थोड़ी किनारों से हल्की हल्की सी हमें दिखाई देने लग जाएगी, स्प्रेड होगी लाइट। तो क्या होता है कि वेव्स का, चाहे लाइट वेव्स की हम लोग बात कर लें, इसका ऑब्स्टेकल से टकराकर इसके किनारों से, इसके एजेस से मुड़ जाना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर एक रूम में लाउड स्पीकर चालू है तो दूसरे रूम में उसकी आवाज जाएगी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स जो है उनका डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। जबकि अगर एक रूम में लाइट जल रही है और दीवार से दूसरा रूम उससे कनेक्टेड है तो इतनी लाइट नहीं पहुंच पाएगी जितनी कि इस रूम में है। अगर उनके बीच में कोई यानी कि विंडो वगैरह हुई तो थोड़ी बहुत लाइट पहुंच जाएगी, और नहीं हुई ना तो उससे कोई लाइट वाइट नहीं पहुंचेगी उससे। तो इसका मतलब एक रूम में अगर लाइट है तो दूसरे में अंधेरा चलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट वेव्स जो है उनका डिफ्रैक्शन इजीली नहीं होता है। उसका भी आपको रीजन बताएंगे कि क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लाइट जो है उसका ऑब्स्टेकल के एजेस से टकराना और टकराकर मुड़ जाना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो लिखेंगे the phenomenon of bending of light waves, the phenomenon of bending of the phenomenon of bending of light waves around the obstacle, कुछ भी हो सकता है ऑब्स्टेकल, चाहे वो दीवार हो चाहे वो कार्डबोर्ड हो, कुछ भी। एंड एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ द, बताएंगे इस लाइन का भी मतलब, एंड entering into the region of the geometrical shadow of the obstacle अब इस लाइन का मतलब समझो पहले, फिर आगे लिखेंगे। जैसे मानो ये लाइट है, यहां से निकली, यहाँ पे कोई गत्ता टाइप ऑब्स्टेकल लगा हुआ है जिसमें यहाँ पे ये छेद हो रखा है, स्लिट बनी हुई है, और ये तो यहाँ से ये लाइट यहाँ मुड़ी, यहाँ पे ये गत्ता है, ये जो ये कार्डबोर्ड है इसकी परछाई है इस वाले रीजन में, ये इसका ज्योमेट्रिकल रीजन हो गया। इस रीजन में लाइट यहाँ पे फैल गई है, स्प्रेड हो गई है, एंटर कर गई है, तो वो कहलाता है डिफ्रैक्शन। क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड है, जैसे मान लो अगर अपन लोग कोई लाइट है और उसके रास्ते में यहाँ पे कार्डबोर्ड वगैरह कुछ भी चीज लगा दे तो उसकी इमेज यहाँ पे बन जाती है, उसकी एक छाया, उसका एक ज्योमेट्रिकल शेडो, उस शेडो में ये लाइट यहाँ पे आ जाएगी। तो वही चीज है ऑब्स्टेकल
कॉमा लगा के, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नोट करो, जो बताया वही का वही लिखवाया है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। फर्स्ट करता है जो लाइट उस पर डाली जा रही है उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर, कि लाइट जो डाली जा रही है उस पर उसकी वेवलेंथ कितनी है उस पर। दूसरा, जो ऑब्स्टेकल हम लोग काम में ले रहे हैं उसमें ये जो चौड़ाई है ना, ये इस चौड़ाई पर, तो लिखेंगे diffraction of waves depends on diffraction of waves depends on the following फैक्टर्स। दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ द वेव्स या वेवलेंथ ऑफ, अगर अपन लाइट वेव डाल रहे हैं तो लाइट वेव की वेवलेंथ, साउंड वेव डाल रहे हैं तो साउंड वेव की वेवलेंथ, तो लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। सेकंड, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, साइज किससे दिखाते हैं? मान लो हम लोग डी से दिखा देते हैं साइज, साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। नोट करो, ये चीज देखिए कि डिफ्रैक्शन जो है वो तभी पॉसिबल होगा जब ये जो वेवलेंथ है ना ये लगभग इक्वल होगी किसके? ऑब्स्टेकल के साइज। जो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो जब ऑब्स्टेकल के साइज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, यानी कि जिस ऑर्डर की, अगर मान लो 10 की पावर -10 ऑर्डर की ये है तो 10 की पावर -10 ऑर्डर का ही ऑब्स्टेकल हो तो ही डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो एक बार इसको लिख लो, फिर आगे लिखवा देते हैं। लिखते हैं, नोट डाल के लिख लेना चाहे। नोट डाल के लिखना। For the diffraction of waves from an obstacle, for the diffraction of waves from an ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से डिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? इट इज रिक्वायर्ड दैट the size of obstacle should be of the order of that the size of obstacle यानी कि D should be
should be of the order of wavelength of light यानी लैम्बडा। बताया था ये चीज कि ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का अगर होगा तो ही डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। नोट करो इसको। और इसी से आप देखोगे यही रीजन है कि साउंड वेव्स जो होती हैं उनका आसानी से हो जाता है डिफ्रैक्शन, क्योंकि साउंड वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ 1 मीटर साइज की होती है अप्रोक्सीमेट, और जनरली जितने भी हम ऑब्स्टेकल्स लेते हैं वो भी 1 मीटर साइज के ही होते हैं। लेकिन लाइट वेव्स का नहीं हो पाता, क्योंकि लाइट वेव्स की वेवलेंथ 10⁻⁷ मीटर के टाइप की होती है, और इतना छोटा साइज 10⁻⁷ मीटर, इतना छोटे साइज का ऑब्स्टेकल लेना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए लाइट वेव्स जो होती है, क्योंकि ऑब्स्टेकल जनरली बड़े ही लिए जाते हैं, तो इसीलिए लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन साउंड वेव्स की तुलना में, साउंड वेव के कंपैरिजन में कम हो पाता है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके इसी में ही लिख लेना चाहे तो, साउंड वेव्स बेंड इजीली या लिखेंगे हाँ, साउंड वेव्स कैन इजीली बेंड, किनारों से बेंड होना मतलब डिफ्रैक्शन होना, साउंड वेव्स कैन इजीली बेंड या फिर कैन बेंड इजीली अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। Sound waves can bend easily around the corners of the obstacle because its wavelength is of the order of, किसकी बताया था ना मीटर के एस्पेक्ट में, because its wavelength is of the order of मीटर, मीटर्स में होती है लगभग 1 मीटर के आसपास, पर मीटर में 1 मीटर 2 मीटर कितनी भी हो सकती है, पर मीटर में होती है मीटर। एंड द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इन डेली लाइफ and the size of obstacle in daily life is of the same order। कौन सा ऑर्डर? सेम ऑर्डर। is of the same order, ये भी मीटर के ऑर्डर की होती है, इसीलिए साउंड वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। आगे फिर लाइट वेव के बारे में लिखवा देंगे, नोट कर लो इसको, नोट में ही चल रहा है ये सब कुछ, है ना। पॉज करके एक बारी नोट कर लो। आगे पैराग्राफ बदल के लिखेंगे।
आगे लिखेंगे द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द ऑर्डर ऑफ the wavelength of light is the order of 10 raised to the power -7 मीटर बताया था, और इतना छोटा ऑब्स्टेकल होता नहीं है, इसीलिए इसका डिफ्रैक्शन कम होता है। 10 raised to the power -7 मीटर। Ordinarily the size of obstacle the size of obstacle in daily life are much bigger, इससे ज्यादा होता है। इसीलिए लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन इजीली नहीं होता है। Therefore the diffraction of light waves is less possible डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स इज लेस पॉसिबल, यानी कम पॉसिबल होता है। यहीं एक चीज समझा देती हूं मैं कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है 25 मीटर के अप्रोक्सीमेट होती है, इतनी लंबी होती है, इतनी ज़्यादा होती है इनकी वेवलेंथ। तो इसीलिए रेडियो वेव्स जो होती हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से क्या हो सकती हैं, डिफ्रैक्ट हो सकती हैं। इसीलिए रेडियो वेव्स के थ्रू ये जैसे टीवी ये कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह को नहीं चलाते, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियोज़, टीवीज़, ये रेडियो वेव से चलाते हैं। ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये दूर दूर तक स्प्रेड कर पाती हैं चीज़ों को, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। नोट कर लो इसको, फिर लिखेंगे डिफ्रैक्शन के टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं। आगे करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट का नाम होता है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। दूसरा होता है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। नोट करो दोनों के बारे में, दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे फिर अपन। पहले समझाएंगे और फिर उसके बारे में लिखवाते हैं।
क्या करना था, पहले लिखेंगे पहला हमें करना है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। देखो क्या होगा, ये मान लो लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, इसीलिए इससे कैसा वेव फ्रंट निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अगर ये स्लिट होती तो इससे कैसा निकलता, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये लाइट ऐसे स्प्रेड हुई, यहां पे कहीं स्क्रीन रखी हुई है और यहां पे कहीं ऑब्स्टेकल लगा हुआ है। इस ऑब्स्टेकल की वजह से लाइट देखो यहां से स्प्रेड हुई, या फिर देखो इसको वेव फ्रंट इस तरह से। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल है, इससे ये सोर्स और इससे ये स्क्रीन, स्क्रीन पर क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स या स्क्रीन बोल दो। ये दोनों कैसी है, फाइनाइट डिस्टेंसेस के ऊपर है, मतलब इन्हें मेजर किया जा सकता है, ये वाले डिस्टेंस को भी, ये वाले डिस्टेंस को भी। तो इस तरह का डिफ्रैक्शन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहलाता है, जिसमें ऑब्स्टेकल जो है उससे सोर्स भी और स्क्रीन भी एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तो ये होता है हमारे पास फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। पहले लिखते हैं, लिखेंगे when the light source and the screen are when the light source and the when the light source and the screen are at finite distance, at finite distance, finite distance मतलब मेजरेबल, जिन्हें हम मेजर कर पाए, at finite distance कहां से, from the obstacle, from the obstacle। When the light source and the screen are at finite distance from the obstacle, then the produced diffraction is called Fresnel's diffraction। Then the produced diffraction is called Fresnel's diffraction। यहां पे एक चीज और लिखनी है हमें कि देखिए, पहले डायग्राम बना देती हूं मैं। ये है सोर्स, ये W डैश इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। कौन सा है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहां से लाइट इस तरह से स्प्रेड हो रही है, यहां पे क्या लगा हुआ है, एक ऑब्स्टेकल, यहां पे लगी हुई है स्क्रीन। पॉइंट सोर्स है, फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर सोर्स होता है तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। बताया था 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं, पॉइंट सोर्स हुआ और फाइनाइट डिस्टेंस पे हुआ तो स्फेरिकल, स्लिट हुई और फाइनाइट डिस्टेंस पे हुई तो सिलेंड्रिकल। और अगर कोई भी, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे वो स्लिट हो, और इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, हमें नहीं पता लाइट कहां से आ रही है, तो वहां पे प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो यहाँ पे तो प्लेन तो बनेगा नहीं, यहाँ या तो स्फेरिकल बन सकता है या सिलेंड्रिकल बन सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये अपर्चर है या ऑब्स्टेकल बोल सकते हो आप इसको, ऑब्स्टेकल, अपर्चर भी बोल सकते हो। तो आप लिखेंगे इसमें W डैश को यहाँ पे लिख लेना, वेव फ्रंट है ये। लिखना, in this diffraction the incident and refracted, in this diffraction
द इंसिडेंट एंड in this diffraction the incident and diffracted wave fronts are कैसे होंगे? इंसिडेंट भी और डिफ्रैक्टेड भी दोनों ही किधर है? फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। वेव फ्रंट्स आर कैसे होंगे? स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। नोट करो, ये हमने फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, उसका डायग्राम वगैरह बना लिया। दूसरा हम करेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। नोट करो, इसके बाद हम सेकंड करेंगे, इसी में कर दूंगी मैं तो, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। इसमें सिर्फ चेंज क्या आएगा कि ये जो सोर्स था ये कहां पर है, स्क्रीन है ये कहां पर है, हमें दोनों ही चीजें नहीं पता हैं। तो क्या लिखेंगे? when the light source and the screen are at infinite distances from the obstacle, then the produced diffraction is called Fraunhofer diffraction। क्यों? यहाँ पे कहाँ पे है ये हमें पता ही नहीं, स्क्रीन कहाँ पे है और हमें पता ही नहीं सोर्स कहाँ पर है, इसीलिए इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो सोर्स नहीं पता है और जब कोई चीज इन्फिनिटी से आती है तो इस तरह से पैरेलल बीम्स आती हैं, आ गई। यहाँ पे बताया था इनफाइनाइट से आती है तो कैसा? प्लेन वेव फ्रंट बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। यहां पे लगा हुआ है कोई ऑब्स्टेकल, सही है, ये इससे टकराई और ऐसे मुड़ गई, सारी वेव्स एक साथ ऐसे मुड़ गई। अब ये मुड़ गई तो इन्हें अब फैल जाएंगी ये, हमें चाहिए कि हम इन्हें सेंट्रलाइज करें। बोलते ना इंसान भी जब बोलते हैं कि एक चीज को पाना है उसको तो कंसंट्रेट होना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन के लिए इस पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है। ये इसका कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। यहाँ पर देखो ना तो इसको पता है सोर्स कहाँ है, ऑब्स्टेकल से सोर्स की डिस्टेंस नहीं पता, और इससे हमें स्क्रीन भी नहीं पता। ये तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कोई, चलो ठीक है, स्क्रीन नहीं पता। अगर इसको और आगे ले जाओगे, लेंस वहां लगा दोगे तो और नीचे कहीं पॉइंट मिल जाएगा, फिक्स नहीं है। यानी अगर यहाँ मैं स्क्रीन लगा दूं तो भाई फिक्स हो जाएगा कि हाँ मुझे ये यहीं पर चाहिए, पर यहाँ पर तो कोई स्क्रीन तो फिक्स है नहीं, जहां आप लेंस लगा दोगे वहीं आपको मिल जाएगा। यहाँ लेंस लगाया है तो यहाँ मिल गया, यहाँ लेंस लगाओगे तो यहाँ मिल गया, यहाँ लेंस लगाओगे तो यहाँ मिल गया, मतलब कोई भी इस पे बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट है ये भी, और यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट बनेगा ये कौन सा है? डिफ्रैक्टेड लाइट का, वो भी कैसा होगा? वो भी प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। तो इसमें लिख लेना, इन दिस डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स आर प्लेन। इन दिस डिफ्रैक्शन द incident and diffracted wave fronts are plane wave fronts। क्योंकि सब कुछ इन्फिनिटी से हो रहा है और इन्फिनिटी से आने की वजह से या होने की वजह से जो भी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो चाहे वो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो, वो कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा।
नोट कर लो इसको। ये इस क्लास का इंट्रोडक्शन हो गया कि हम लोग डिफ्रैक्शन किस किस तरह के पढ़ते हैं, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। अब इन दोनों ही डिफ्रैक्शंस जो हैं इनसे आगे के पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के, इस यूनिट के आधे पार्ट में हम लोग वो डेरिवेशंस पढ़ेंगे जिस पर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होगा, और आधे डेरिवेशंस में हम लोग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके जो भी डेरिवेशंस होंगे वो सब के बारे में, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।